नीतीश और नायडू ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। रविंद्र, कितनी उम्मीद है कि आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए? था एनडीए कई घटक दलों के साथ बीजेपी की, और अब जब जिस समीकरण है और जो सिचुएशन है उसको देखते हुए हो सकता है कि बीजेपी के रणनीतिकार या एनडीए के रणनीतिकारों को लगता है कि जब सब कुछ समीकरण साथ में है, स्थितियां साफ है, तो दावे पेश करके कम से कम नंबर जो है वो राष्ट्रपति के सामने पेश कर दिया जाए। तो जो जानकारी मिल रही है हमें सूत्रों से, एनडीए की जो बैठक चल रही है अभी एलकेएम में, वहां पर सभी घटक दलों ने समर्थन का पत्र दे दिया गया है, और अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि एनडीए के जो तमाम बड़े नेता हैं वो राष्ट्रपति के पास जाएं। वैसे भी 8 बजे डिनर है आउटगोइंग कैबिनेट का, उसके पहले जो बड़े नेता हैं राष्ट्रपति के पास जाकर समर्थन का जो पत्र है और जो सरकार बनाने का दावा उनके पास पेश कर दिया जा सकता है। एक संभावना ये जताई जा रही है सूत्रों के अनुसार, लेकिन प्री पोल अलायंस होने के बाद ये संभावना भी कम से कम बढ़ जाती है कि आपके पास संख्या कितनी है। लेकिन चूंकि आईएनडीए गठबंधन के भी अपनी प्रयास कर रहा है, इस पूरे संशय की स्थिति को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति के पास 272 से ज्यादा का आंकड़ा को पेश कर दिया जाएगा, इसकी संभावना है। चलिए रविंद्र, अपडेट आपसे लेता रहूंगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के शर्मा भी यही सब कह रहे थे। साधना भारती हमारे साथ कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन जुड़ चुकी हैं। साधना भारती जी, थोड़ा उम्मीदों को ठेस पहुंची ये बड़ी खबर सुनकर कांग्रेस को कि नीतीश और नायडू ने समर्थन पत्र सौंप दिया है और अब सरकार बनाने का दावा मुमकिन है कि आज ही पेश कर दिया जाए, क्योंकि 6 बजे आपकी जो मीटिंग होने वाली है खड़गे साहब के घर पर घटक दलों की, इंडिया गठबंधन की, उसमें शायद संभावनाएं और विकल्प पर तलाश होती, उस पर मंथन होता, संभावनाएं टटोली जाती कि कैसे सरकार बनाई जा सकती है। देखिए, मुझे लगता है ठेस पहुंचने की इसमें कोई बात नहीं है। लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, ये बात सत्यता है, और लोकतंत्र में जो जनता ने मैंडेट दिया है वो सराखों पर है। लेकिन इसमें जो बड़ी बात चुनाव में निकल कर आई है तो ये तो साफ हो गया है। पहली बात अब ये देखने की जरूर होगी कि जिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के डीएनए पर प्रश्न उठाया था मोदी जी ने, और जो बहुत आहत हुए थे, जिन्होंने पत्र भी लिखा और ये भी कहा कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, माता जी एक गृहिणी थी, उनके सतीत्व पर जिस तरह संदेह जताने का प्रयास किया गया था मोदी जी की तरफ से, उस पर मुझे लगता है ये तो जो सामाजिक लोग हैं, जो वहां के लोग, ये तो सोचने का विषय है कि आज नीतीश जी किस तरीके से उनके साथ है, लगातार पाला बदलते हुए कई बार नजर आए। लेकिन ये सोचना होगा जिन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना कराई थी, क्या वो अब केंद्र में आके जातिगत जनगणना कराएंगे? क्योंकि इस पूरे चुनाव में जो आप उत्तर प्रदेश का सिनेरियो देखेंगे, बहुत बड़ा मुद्दा रहा है ओबीसी एससी एसटी का वोट जो एक तरफा शिफ्ट हुआ है, और भाजपा को जो नुकसान हुआ, जहां अयोध्या में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। और जो मोदी जी कह रहे थे यूपी के 2 लड़के क्या कर लेंगे, तो मैंने तो पहले भी कहा था, मैं आज फिर कह देती हूं कि यूपी के ही 2 लड़के थे जिन्होंने रावण और कंस का संहार किया था। भगवान राम जी यूपी की पावन पवित्र भूमि पर अवतरित हुए, जिन्होंने रावण का संहार किया। यूपी की पावन पवित्र भूमि पर अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण ने कंस का पछाड़ा था, और यूपी के ही 2 लड़कों ने अहंकारी मोदी जी का अहंकार तो चूर चूर कर दिया। 400 पार नहीं आए, छोड़ दीजिए 300 पार भी नहीं आई भाजपा, 250 पार करने के लाले पड़ गए इन्हें। तो मुझे तो लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ठेस पहुंचाने वाली बात है, और जिस तरीके से विपक्ष ने जो लड़ाई लड़ी है, मुझे लगता है वो उसके लिए हम जनता का आभार भी प्रकट करते हैं। और जो विपक्ष ने एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ी है, मुझे लगता है कहीं भी किसी भी चीज को ठेस पहुंचाने का कोई प्रश्न नहीं है। क्योंकि मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक के तौर पर भी गई, स्टार प्रचारक के तौर पर भी चुनाव में गई, हमने जमीन पर जो रुख देखा था वो रुख साफ था। अमेठी को लेकर तो मैं बहुत पहले कह चुकी थी, हम निश्चिंत हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं, ऐतिहासिक वोटों से जीत होगी हुई। तो आप अगर निश्चिंत थे तो राहुल क्यों नहीं आए अमेठी? वो रायबरेली क्यों चले गए? इतनी ही श्योरिटी थी तो फिर राहुल जी को वापस आना चाहिए था। भाई ये भी अब आप तय करेंगे कि पार्टी के कौन नेता कहां से लड़ेंगे, तो फिर तो गजब ही हो जाएगा। अरे हमने राहुल जी नहीं लड़े, केएल शर्मा जी ने हरा दिया। आदरणीय भाई, जो हमने जिन प्रत्याशी को रखा था वो तो 40 साल से वहां काम कर रहे थे ना, कोई नए थोड़ी ना थे। और जब हम कह रहे केएल शर्मा जी ने हरा दिया, राहुल जी तो रायबरेली में तो और अमेठी में लगातार उन्होंने सभाएं की और रहे जनता के बीच में। प्रियंका गांधी जी भी रही, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी गए, सब लोगों ने वहां बैठकें की, वहां पर कार्यक्रम किए। तो मुझे नहीं लगता ये सवाल भी होना चाहिए, एक अच्छा प्रदर्शन है। मुझे लगता है सब लोगों को उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, बंगाल के अंदर जो हाल भारतीय जनता पार्टी का हुआ, तो ये तो साफ है कि मोदी जी ने जो 400 पार का नारा लगाया
बताया और स्वयं को परमपिता परमात्मा का स्वघोषित देवदूत बताया, तो जनता जनार्दन ने उन्हें एक सबक सिखाया है और यह भी बता दिया है कि सार्वजनिक हितों के साथ साथ SC ST OBC की जातिगत जनगणना का मुद्दों का भी साथ जनता ने इस बार निभाया। महंगाई की मोदी मार, युवा बेरोजगार, महिलाओं पर जो लगातार अत्याचार, इसका मुंहतोड़ जवाब तो जनता ने दे दिया है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी जो एग्जिट पोल के दिन तक कह रहे थे, मैंने तो कहा था, ये कह रहे थे मीडिया ने बता दिया इसलिए हो जाएगा, तो मैंने तब भी कहा था कि ना तो लोकतंत्र में मीडिया भगवान है, ना लोकतंत्र में कोई पार्टी भगवान है। लोकतंत्र में जनता भगवान है और जनता मुद्दों का साथ निभाएगी। और वो होते हुए हमें सही तौर पर तो 10 करोड़ लोगों के पास जी न्यूज पहुंचा था। जरूर होगा साधना जी, 10 करोड़ लोगों के पास सही तौर पर जी न्यूज पहुंचा था। हमने AI एग्जिट पोल कराया था और बिल्कुल उसका आंकड़ा सही था। हम बाकी एग्जिट पोल्स की बात नहीं करते और ना हमने उस तरीके का कोई एग्जिट पोल दिखाया था। हमने जो 305 प्लस माइनस 10 का आंकड़ा बताया था उसी के करीब आया है नतीजा बिल्कुल। तो आप हमारे जी न्यूज के एग्जिट पोल पर यकीन कर सकती हैं। के शर्मा जी, ये पहली बार देख रहा हूं कि डबल इंजन से साइकिल की टक्कर हुई हो और डबल इंजन पंचर हो गए हो। वही कह रही हैं साधना भारती। क्या एक बात बताइए कि आज की बैठक में आगे भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का पर कोई मंथन करेंगे? क्योंकि सबका विकास करने की उन्होंने कोशिश तो की लेकिन सबने साथ नहीं दिया। नहीं पहले तो मैं केवल इतना ही बता दूं, इतनी ऊंची ऊंची बातें करने के पहले कुछ विचार कर लेना चाहिए लोगों को। जितना कुल मिला के ये विपक्षी गठबंधन की सीटें नहीं है, उससे ज्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी की सीटें। जितनी सीटें पूरा विपक्षी दल मिलकर जीता है, उससे कहीं ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और अभी ये बता रहे हैं कि यहां पर ये हो गया, ये जो आप डबल इंजन की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या है? डबल इंजन नहीं है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन नहीं है। वहां तो हमने कांग्रेस का एक सीट था वो भी शर्मा जी, क्योंकि आपने 300 कमलनाथ भी हार गए का आंकड़ा दिया था ना, तो उससे तो बहुत पीछे रह गए। सवाल तब उठाया जाए। बिल्कुल कोई आंकड़ा सुनिए, ऐसा अखिलेश जी, मैंने पहले भी आपके साथ जो है डिबेट में कहा, हमने चुनाव के पूर्व अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि हम 400 सीट जीतेंगे। हमारा नारा था अगली बार 400 पार। हमने आज जनता से आह्वान भी किया, ठीक है वो आशीर्वाद हमको नहीं मिला, हमने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन जनता जनार्दन ने हमें जो भी दिया, हमें सबसे बड़ी पार्टी बना के दिया। आज हम तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी जो है सरकार मैंने सत्ता में देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना। अब ये जो है 10, 15, 20 सीटें ऊपर जाकर यदि ढोल बजाना चाहे तो बजाएं। इनको ग्रीनिच बुक का पुरस्कार दे दीजिए। 10-15 तो भैया आपके 10 सीट बढ़ गए, लगभग दुगनी कर ली हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में 100 का आंकड़ा न छूने वाली पार्टी का भी रिकॉर्ड बना चुकी है। अनुराग जी 65 साल इस देश में शासन करने वाली पार्टी आज 100 का आंकड़ा नहीं छू पा रही है 543 में। नहीं, वही मैं कह रहा हूं और दूर दिन देखना चाहते हैं क्या? लगातार ये तीसरा लोकसभा चुनाव है जब कांग्रेस 3 का आंकड़ा नहीं छू पाई है। बहरहाल जूही सिंह भी हमारे साथ है। जूही सिंह जी, तो इसीलिए तो कह रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि ग्रीनिच बुक का जो है इनको अवार्ड दे दीजिए। हाँ ठीक है, लिख दीजिए ग्रीनिच बुक में इनका नाम। तो मैं ये कह रहा, दूसरी बात मैं ये कहना, एक बात मेरी बात पूरी हो जाए, पूरी कर लीजिए एक लाइन में जी। बोला है दुनिया भर की गाली, ठीक है, हम मानते हैं, स्वीकारते हैं कि 3 राज्य ऐसे रहे जहां पर हमको हमारी अपेक्षा के अनुरूप हमको सीटें नहीं मिली, लेकिन ऐसे कई राज्य हैं जहां हमने अपने परफॉर्मेंस को रिपीट किया है। उत्तराखंड है, हिमाचल है, आपके मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहां तो हम बढ़े हैं सब राज्यों में, ऐसे कई राज्यों में। नहीं तो आप पैन इंडिया पार्टी बन गए। अगर देखा जाए तो के शर्मा पैन इंडिया पार्टी ने उड़ीसा जैसे राज्य में, इतिहास में उड़ीसा जैसे राज्य में, आंध्र प्रदेश में हमारे सरकार बना ली। वही मैं कह रहा हूं कि जनसंघ के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी पैन इंडिया पार्टी बनी है। दक्षिण से जो नतीजे आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और आपको खुश करने वाले हैं। बहरहाल अब मैं जूही सिंह का रुख करूंगा। जूही सिंह जी, सबसे बेहतरीन नतीजे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रहे हैं। मतलब अखिलेश यादव ने यह साबित किया है कि राजनीतिक तौर पर अब वो बिना पिता के परिपक्व हो चुके हैं। उन्हें अब मार्गदर्शन जो मुलायम सिंह यादव ने दिया था उस पर चलते हुए राजनीति के वो अब मजे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं। मजबूत विपक्ष की भूमिका अब किस तरीके से समाजवादी पार्टी निभाएगी और क्या रणनीति, और क्या आप भी संभावना देख रहे हैं कि सरकार आपकी बन सकती है इंडिया गठबंधन की?
अनुराग जी, पहले तो के शर्मा जी को इतना तल्ख और इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि उनके अनुसार वो सरकार बना ही रहे हैं और प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो खुश हो। दूसरी बात कि हमने सकारात्मक रूप से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सदा ही एक बहुत खुश है। अच्छा, बोलने दीजिए भाई, आप बोलने दीजिए। बहुत खुश है। आपको भी मिठाई खिलाएंगे, हमेशा से रहे हैं। आपको भी मिठाई खिलाएंगे। ओके, डन 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 डन। उत्तर प्रदेश आइएगा, अयोध्या चल के मिठाई खाएंगे और हम लोग अयोध्या हम भी वही रहने वाले। शर्मा जी पार्टी ने तो बुलाया था, आप लोग गए नहीं अयोध्या, नहीं तो मिठाई खिला देते आपको। अरे भाई अनुराग जी, अयोध्या के ये बाद में होंगे, हमारे पुश्तों से वहां लोग रह रहे हैं, इनको हम बता देंगे, एड्रेस भी भेज देंगे। अगर मुद्दों की बात करें तो हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, सकारात्मक रूप से चुनाव लड़ा। बेरोजगारी 2017 से कोई सरकारी नियुक्ति पूरी नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में, बेरोजगार घूम रहा है। पुरानी पेंशन योजना आपने खत्म कर दी, जो बुजुर्गों को सुविधाएं मिलती थी वो खत्म कर दी। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट एक नया उभरा है, तो स्थायी नौकरियां हैं कहाँ, जो हमने जमीन पर देखा। इनके कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि कुछ उत्तर प्रदेश की अपनी आकांक्षाएं थी, उम्मीदें थी, जनता की आपसे उम्मीदें थी, जिस पर आप बिल्कुल पूरे नहीं बैठे हैं। और इसीलिए एक प्रचंड बहुमत से हम लोग कई सारी सीटें जीते हैं। कहा जाता था कि कुछ लोग बड़े नेता हैं जो कई लाख से जीत का अंतर दर्ज कराएंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। तो पहले कुछ देख लेना चाहिए। बाकी गठबंधन में हमारा इंडिया गठबंधन है, शाम को मीटिंग है, हम उस पर बात करेंगे और हम मुद्दों की बात करते हैं। एक सकारात्मक चुनाव है और चुनाव में जरूरी यह है कि अगर महिलाओं के खाते में पैसा जाना है, जो हमने कहा था, तो हम तो कोशिश करेंगे ना कि कभी ना कभी हमारी सरकार बने। हो सकता है अभी बन जाए, हो सकता है बाद में बने। उनके खाते में 8,500 रुपए जो हमने कहे हैं वो पहुंचेंगे। हम जो वो 30 लाख पद सरकारी जानबूझकर खाली रखे गए हैं उनको भरने का वादा किया था, हम वो भरवाएंगे या भरेंगे, इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है, जैसे कहा जा रहा है कि पहले किसी अन्य पार्टी की 2 सीट थी, तो उनमें ये परिपक्वता हमेशा है। कहा जा रहा था, और भी जेडीयू की बात मैंने सुनी कि हमारे कामों के क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं। तो 2012 से 2017 तक जो काम हुए उनका फीता दोबारा उत्तर प्रदेश में काटा गया, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट हो। हमें बता दें क्या काम इन्होंने एक किया। मेडिकल कॉलेज सारे हमने बनवाए, एयरपोर्ट सारे हमने बनवाए, कुशीनगर का एयरपोर्ट का आपने दोबारा उद्घाटन कर दिया। तो थोड़ा प्रवृत्ति 22 का चुनाव क्यों हार गई आप? जी कोई बात नहीं, चुनाव हारे जाते हैं, आप भी तो हार गए, आप अयोध्या हार गए। अपने रिपोर्ट कार्ड को उत्तर प्रदेश एक सीट छोड़िए मैडम, ये पूरे देश का चुनाव, ज्ञान मत बांटिए। ये उत्तर प्रदेश का भी चुनाव नहीं था, पूरे देश का चुनाव। ज्ञान मत बांटिए। नहीं, ज्ञान आप बांट रही हैं, तो आप और हार गए। ज्ञान आप बांट रही हैं यहाँ पर बैठ के। ये बताइए मुस्लिम आरक्षण कब देंगे? बिल्कुल बांटेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। यही अंकर आपको यहाँ लिया है कि सुनने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की भी जरूरत नहीं है। आपसे ऊंची आवाज है मेरी, मैं भी बात कर लूंगी। शालीनता की मर्यादा की हर मर्यादा रेखा आपने तोड़ी है, आपने हर मर्यादा रेखा तोड़ी है। न बात करने की तमीज है, न मुद्दा रखने की तमीज है। यही मर्यादा मत सिखाइए किसी को, मर्यादा मत सिखाइए, मिलेगा, किसी अहंकार में बार मिलेगा। अभी चुनाव है ना, केवल 50% आइए, मैं अहंकार में हूँ नहीं, मैं तो मुद्दों की बात कर रही हूँ। मैं तो अरे 50% बहुत है भाई साहब, बहुत है। रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए शर्मा जी। अरे शर्मा जी, 50% तो उत्तर प्रदेश की जीती है ना। समाजवादी पार्टी 5 से 37 पहुंची है, ये देखिए ना। इसको अगर आप प्रतिशत में बांटेंगे तो ये तो 1000% निकल जाएगा। अनुराग जी 5 से 37 उत्तर प्रदेश के बाहर एक सीट लड़ती है क्या? बांटने दीजिए, यही अंतर है। उत्तर प्रदेश से भी बाहर होंगे। भारत का चुनाव आपने कहा था ना, भारत के चुनाव ने आज इतिहास लिख दिया और अखिलेश यादव ने जीत करके एक इतिहास लिख दिया। आप हमें हराने गए थे कन्नौज में आपके सांसद मर्यादा की हर रेखा को लांगे गुंडागर्दी पे आप आमादा हुए। अयोध्या आप देख लीजिए, अयोध्या आप देख लीजिए, कन्नौज देख लीजिए, मैनपुरी देख लीजिए, गाजीपुर देख लीजिए, बलिया देख लीजिए, अरे भाई चंदौली देख लीजिए, सलेमपुर देख लीजिए, गिना रही हूं, पूर्वांचल से साफ हैं आप। अरे ये बात आप के शर्मा समझा नहीं पाए। क्या मुद्दा
अब डिबेट में इस पर बात करने से क्या हासिल? पूर्वांचल आपके हाथ से निकल गया और पूर्वांचल के वोटर को आप ये बातें समझा नहीं पाए। चलिए खैर, धीरेन्द्र कुमार भी हमारे साथ है, थोड़ा लाइटर नोट पर लाते हैं डिबेट को। सीटें नहीं जीते हैं। चलिए थोड़ा लाइटर नोट पर लाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खुश चिराग पासवान थे अपनी जीत से, मोदी की जीत से सबसे ज्यादा खुश चिराग पासवान रहे। तो धीरेन्द्र कुमार जी, कौन सा मंत्रालय मिल सकता है चिराग पासवान को? अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए। हाँ धीरेन्द्र जी, इतनी तलखी नहीं जी, 40 सीट जीत कर लग रहा है आसमान जीत ली है। चलिए बड़ी खबर दे दूं कि एनडीए की बैठक दिल्ली में खत्म हो चुकी है। पीएम आवास से सभी सहयोगी दल के नेता निकल चुके हैं। इससे पहले बड़ी खबर हम आपको बता चुके हैं कि इस बैठक में जेडीयू ने और टीडीपी ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया था एनडीए को। अब ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री निवास से सभी दल अपना समर्थन पत्र सौंपकर बैठक खत्म करके अब प्रधानमंत्री आवास से निकल रहे हैं। पीएम आवास से सभी सहयोगी दलों के निकलने की और उनके नेताओं के निकलने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धीरेन्द्र, जैसा कि धीरेन्द्र हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि अब आज ही जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। तो अब ये बैठक एनडीए की खत्म हो गई है जो प्रधानमंत्री आवास पर चल रही थी। धीरेन्द्र कुमार जी, मेरे सवाल का जवाब अगर देना चाहें अभी तो दे दीजिए कि क्या चिराग पासवान को मंत्रालय मिल सकता है? कल बड़े खुश थे, दिवाली भी मनाई उन्होंने, होली भी खेली, हमने तस्वीरें देखी। ये सवाल तो मुस्कान जी हमारे नेता के लिए होना ही नहीं चाहिए थी और हमारी पार्टी के लिए। 2014 से लगातार एनडीए से कुछ दिनों के लिए अलग भी हुए थे, तब भी कोई इस तरह का कि मंत्रालय मिल जाए या कोई रेवड़ी के लिए किसी के साथ हो जाना, इस तरह की कोई संभावना आपने नहीं देखी होगी। लगातार खुद को हनुमान बताए हैं, आप ही के चैनल पे चला है। तो मंत्रालय के लिए ही नहीं करते हो तो बिहार के लिए, देश के लिए, और ये तो पूर्व प्री पोल अलायंस है। इसमें आज कोई नया अलायंस थोड़ी हो रहा है कि कोई निगोशिएशन चल रहा है। घटक दल जितने भी हम लोग हैं सभी लोग पुराने हैं। इसमें चाहे आदरणीय राजीव जी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सब लोग पुराने लोग हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, सभी लोग तो इन लोगों ने एनडीए की स्थापना करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने मिलकर एनडीए को बनाया था। आदरणीय चंद्रबाबू नायडू भी उस समय में एनडीए को बनाया है। तो कोई नया निगोशिएशन करने वाले कोई गठबंधन के नेता नहीं है और ना ही कोई साथी हैं। हम लोगों को मैंडेट मिला है एनडीए को पूरे देश में फिर से एक बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का। और जरा हमारे नेता का शब्दों को आप देखिए, जब भी वो बोलते हैं तो बोलते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री। तो दोनों के बीच में जो एक कनेक्ट है उसमें कहीं निगोशिएशन का कोई जगह नहीं, मैं तो दिखता है निगोशिएशन की क्या? बात ही नहीं कर रहा हूं। आपने बिहार के ये सब- प्रतिनिधित्व की बात की, बिहार के विकास की बात की, तो उस संभावना से मैं इस सवाल का जवाब टटोल रहा था कि क्या कुछ प्रतिनिधित्व मिल सकता है चिराग पासवान को? मिलना तो चाहिए, हकदार है वो उसके। ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। आपको भी पता होगा कि मंत्रिमंडल में किनको रखा जाए, किनको नहीं रखा जाए, ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इसमें पार्टी के प्रवक्ता या कोई भी पार्टी क्या पहले से बोल सकती है? जो उपयुक्त लगेगा देश के चलाने में, जो सहयोगी उनको साथ लगेंगे, उनको मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। अच्छा, लेकिन सरकार हम लोग बना रहे हैं और जो जनादेश मिला है वो एनडीए के पक्ष में मिला है। विपक्ष के लोग पता नहीं क्यों तरह तरह का चला रहे न्यूज में। मुझे देख के आश्चर्य लगता है। कोई पैसा थोड़ी है कि अभी हम लोगों को कोई जनादेश मिला और फिर उसके इतर हम लोग जाके सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देश के लोगों का सम्मान कर रहे हैं, देश के वोटरों का सम्मान करते हुए, जिसके लिए एनडीए के लिए मिला है वोट। तो तीसरी बार हम लोगों ने वादा किया था सारे नेताओं ने मिलकर के कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, और उसी को परिलक्षित कर रहे हैं सारे एनडीए गठबंधन के नेतागण। तो इसमें बड़ा स्वाभाविक रूप से ये गठबंधन पुराना गठबंधन है, ट्रस्टवर्दी नेता लोग हैं और अनुभवी नेताओं का ये समूह है एनडीए। ठीक है तो धीरेन्द्र यहाँ जी। पर कहीं कोई जैसी संभावना विपक्ष के लोग देख रहे हैं ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। ये अब अवसरवादी लोग अगर इधर कुछ रास्ता नापना चाह रहे हैं तो उस तरह का इधर कोई स्कोप नजर नहीं आता। अवसरवादी लोग कहकर आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जेडीयू की तरफ आपका इशारा है या टीडीपी की तरफ इशारा है? वो तो पत्र बेचारे समर्थन का सौंप भी चुके हैं। मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी तो पुराने एनडीए को बनाने वाले लोग हैं। आपने सुना नहीं? हाँ नहीं, मैंने चंद्रबाबू सुना, नायडू पर वही पुराना मैं पूछ रहा हूँ, एनडीए को बनाने अवसरवादी वाले लोग आप लोग किसे हैं। कह रहे हैं? तो
विपक्ष के लोग जिनको जनादेश बाहर बैठने का मिला है वो भी कहीं कहीं आजकल बोल रहे हैं कि हम लोग भी संभावना तलाश रहे हैं। जब आपको देश की जनता ने मैंडेट नहीं दिया है, विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया, तो वहां पर बैठ के विपक्ष की आवाज को उठाइए, हमको रास्ता बतलाइए। हाँ। अभी ये सरकार बनाने के लिए तो आपको मिला नहीं है जनादेश। अगर आप इस तरह का सोच भी रहे हैं, इसका मतलब वर्तमान में मिले हुए जनादेश का आप लोग अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, राजीव रंजन जी का रुख करूंगा। राजीव रंजन जी, कंचना यादव जी ने एक बड़ा सवाल पूछा आपसे कि भाई नीतीश बाबू जो थे बिहार में तो जातिगत जनगणना की पैरोकारी करते थे और उन्होंने करवाया भी, क्या वो केंद्र में आ जाएंगे तो क्या देश के लिए उसकी पैरोकारी करेंगे जनगणना की? देखिए, मैं उस पर भी जवाब दूंगा, लेकिन अभी कुछ भ्रामक आंकड़े कंचना जी ने रखे हैं। बिहार में जो मत प्राप्त हुए हैं तीनों पार्टियों को, 89 लाख वोट 17 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के लड़े, उनको मिला है। और हम लोगों के उम्मीदवार 16 उम्मीदवार लड़े, 81 लाख से कुछ कम मिला है। इन्हें 81 लाख मिला है तब जब ये 23 उम्मीदवार इनके लड़ रहे थे। तो वोट प्रतिशत के मामले में ये तीसरे नंबर पर, जो औसतन एक उम्मीदवार को मिले वोट हैं उसमें ये तीसरे नंबर पर है, पहली बात। और जहां तक जातीय जनगणना का सवाल है, ये जनता दल यूनाइटेड का कोर इशू है जिस पर हम बराबर बोलते रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जा का सवाल है, निसंदेह ये बिहार की अस्मिता, बिहार के स्वाभिमान, बिहार के विकास से जुड़ा हुआ मसला है। और ये जितने मसले हैं इनमें बिहार के सभी दल सर्वसम्मत प्रस्ताव के साथ विधानमंडल में एक साथ रहे हैं। तो इन सवालों पर एक ही जो महत्वपूर्ण बात है कि जब आप किसी अलायंस में होते हैं तो आपके जो इश्यूज हैं उस पर आप बात करते हैं, और निसंदेह जब व्यवस्था कोऑर्डिनेशन कमेटी वगैरह जैसी जब बनेगी तो इन मुद्दों पर बात होगी। इन मुद्दों पर व्यापक सहमति के बाद ही आगे का रास्ता तय होगा। लेकिन ये बार बार जो बातें कही जाती है, भारतीय जनता पार्टी ने तो बिहार में जातीय सर्वे का समर्थन किया है, और जितने भी बड़े फैसले बिहार के हैं, बिहार इस मामले में एक आदर्श उदाहरण है कि पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, सबने मिलकर विधानमंडल में शराबबंदी, जातीय सर्वे, बिहार के आरक्षण का फॉर्मूला, इन सब पर सभी दलों की सहमति रही है। और ये इसलिए संभव हो पाया कि राज्य नीतीश कुमार जी को एक अभिभावक के रूप में देखता है। और बहुत सारी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां आप कर सकते हैं, आपको विशेषाधिकार है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस परिणाम के बाद ये जरूर समझिए कि ये 2 दशक का जो बिहार का जो ये 2 दशक हैं, इन 2 दशक में नीतीश कुमार जी ने अपना लोहा बार बार मनवाया है, और इसलिए मनवाया है कि उनको बराबर जनता का विश्वास और उनका आशीर्वाद प्राप्त है, और इसीलिए इतने सारे कालजयी निर्णय होते रहे, जनता का भला होता रहा। ठीक है राजीव रंजन जी। कंचना यादव जी, अब अगर नीतीश बाबू, देखिए जातिगत जनगणना पर राजीव रंजन ने जवाब दे ही दिया, और हमने तेजस्वी यादव से भी सुना था कि सबसे खास मुद्दा, सबसे प्राथमिक मुद्दा जो है वो विशेष राज्य का दर्जा है। अगर अब यहां पर नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी केंद्र की राजनीति में आकर दिलाने में कामयाब हो गए, तो फिर तेजस्वी यादव जी की राजनीति का मुद्दा ही छिन जाएगा, फिर क्या रह जाएगा? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा बस एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बिहार की जरूरत है, तो हम उसे जरूरत के हिसाब से देखते हैं। लेकिन मैं के शर्मा जी का जवाब देना जरूर चाहूंगी। वो कह रहे थे कि कभी बीजू जनता दल जो है वो हमारे सहयोगी नहीं रही है। साहब, आपको पता नहीं, हो सके मैं राजनीति में नहीं होंगी, लेकिन नॉलेज तो आपसे ज्यादा जरूर है। 1977 में स्प्लिट होने के बाद जनता दल से वो एनडीए अलायंस का ही पार्ट बने थे जब अपनी पार्टी नई फॉर्मेशन किए थे, और उसके बाद भले वाजपेयी जी के साथ वो रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बीजेपी का कभी वो विरोध नहीं किया, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, हमेशा समर्थन दिया उन्होंने। केंद्र में भी बिल पास होने में, हर बिल पास होने में उन्होंने समर्थन दिया। तो कभी कभी आप भी थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लीजिए। और रही बात की स्पेशल दर्जा, मैंने बता दिया कि वो बिहार की जरूरत है। हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, मुद्दे राजनीति करने के लिए नहीं होते हैं, मुद्दे पूरे करने के लिए भी होते हैं। हम अगर रोजगार की बात करें, नौकरी की बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी खत्म हो जाएगी, नौकरी दे दी जाएगी तो हमारा तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। नहीं, हम हर एक स्टेप पर लड़ेंगे, चाहे वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा
विशेष अटेंशन हो, विशेष पैकेज हो। लेकिन यही मुझे लगता है नीतीश कुमार जी 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सरकार में अगर रहे हुए हैं, तो वो 2005 से वो हमेशा मांग कर रहे हैं कि बीजेपी से मांग किए, बीजेपी सरकार से मांग किए कि विशेष राज्य का दर्जा हमें दे दीजिए। लेकिन क्यों नहीं दिया इन 17-18 सालों में? 70 सरकार में उनके साथ रहे हैं, उनको सहयोग दिए हैं, लेकिन अभी तक तो फुलफिल नहीं हुआ। यही हमारी जीत है कि अब जब नीतीश कुमार जी भले ही उनके सांसद घट गए हो, 12 हो, लेकिन एक पावरफुल रोल में जब सेंटर में रोल प्ले करेंगे तो ये नीड हो जाएगी इस केंद्र सरकार की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अगर कुछ टीडीपी चाहेगी, अगर कुछ अखिलेश जी चाहेंगे उत्तर प्रदेश के लिए, तो यहाँ पर हर विपक्ष की भी सुनी जाएगी और पक्ष की भी सुनी जाएगी। और जो वो सिंगल हैंडेड डोमिनेंट पावर जो मोदी जी चाहते थे और हमेशा बनाए रखे, जो मोदी जी चाहेंगे वही होगा। चाहे किसान अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो उसको कुचलवा देंगे, महिला पहलवान प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको कुचलवा देंगे, मणिपुर जाए या ना जाए या चाहे जल जाए, कुछ भी नहीं करेंगे। वो चीज अब नहीं होगी। अब जो भी विपक्ष में बैठेगा एक ऐसी मजबूत विपक्ष होगी जो आवाज हर बात पर उठाएगी और जीएसटी लाए, काला धन ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसानों के 3 कानून बिल लेकर आएंगे, काला कानून, वो कुछ भी ऐसे हवा में नहीं कर पाएंगे।